हीरे जो खरीदे नहीं गए, घड़ियां जो पहनी नहीं गईं, वो कपड़े जो खरीदे नहीं गए और प्रथम श्रेणी का अपग्रेड जिसे ठुकरा दिया गया। संपत्ति का मतलब वो वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक उस सामान से बदला नहीं गया जिसे आप देख सकते हैं। हम संपत्ति के बारे में इस तरह नहीं सोचते क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप कॉन्टेक्चुअलाइज भी नहीं कर सकते। गायिका रिहाना जब फिजूल खर्ची की वजह से लगभग दिवालिया हो गई तो अपने वित्तीय सलाहकार पर उन्होंने अभियोग चला दिया। सलाहकार ने जवाब दिया, क्या उन्हें यह बताया जाना सच में जरूरी था कि अगर वो चीजों पर पैसा खर्च करेंगी तो उनके पास बस चीजें ही बचेंगी और पैसा नहीं? आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब है हां, लोगों को यह बताना पड़ता है। अधिकतर लोग जब ये कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब ये होता है, मैं $1 करोड़ खर्च करना चाहूंगा, और ये करोड़पति होने का ठीक विपरीत है। इन्वेस्टर बिल मैन ने एक बार लिखा, अमीर महसूस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं कि बढ़िया चीजों पर बहुत सा पैसा खर्च किया जाए, लेकिन अमीर बनने का तरीका यह है कि आप वो पैसा खर्च करें जो आपके पास है, न कि वो पैसा जो आपके पास है ही नहीं। बस ये इतना ही सरल है। ये बेहतरीन सलाह है, लेकिन ज्यादा दूर तक काम नहीं आ सकती। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका यह है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च न किया जाए। ये न सिर्फ संपत्ति एक्यूमुलेट करने का एकमात्र तरीका है, बल्कि संपत्ति की परिभाषा भी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम समृद्ध और अमीर होने के बीच का अंतर समझ सकें। ये शब्दार्थ विज्ञान से अधिक है और ये अंतर न समझ पाना संपत्ति संबंधी अनेक बुरे निर्णयों का स्रोत है। अमीरी एक वर्तमान आय है। $1,00,000 की कार चला रहा कोई व्यक्ति निश्चित ही अमीर है, क्योंकि अगर उन्होंने वो कार ऋण लेकर भी खरीदी हो, मासिक भुगतान के लिए भी एक निश्चित राशि की आवश्यकता होती है। उन लोगों के लिए भी यही कहा जाएगा जो बड़े घरों में रहते हैं। अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है। वो अपने आप को दिखाने की कोशिश में हद से बाहर चले जाया करते हैं, लेकिन संपत्ति छिपी रहती है। ये वो आय है जो खर्च नहीं की गई। संपत्ति वो विकल्प है जिसे अभी चुना नहीं गया, जिससे बाद में कुछ खरीदा जा सके। इसका मूल्य आपको विकल्प, फ्लेक्सिबिलिटी और विकास प्रदान करने में है, जिससे आप एक दिन उससे अधिक सामान खरीद सकें जितना आप आज कर सकते हैं। डाइट और व्यायाम एक बढ़िया एनालॉजी प्रदान करते हैं। वजन घटाना बहुत ही कठिन काम है उनके लिए भी जो जोरदार व्यायाम करते हैं। अपनी किताब बिल बॉडी में बिल ब्राइसन स्पष्ट करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। अमेरिका में हुए शोध में पाया गया कि लोग व्यायाम के दौरान घटाई कैलोरी का लगभग 4 गुना अधिक एस्टिमेट करते हैं। फिर औसत रूप से जितनी कैलोरी उन्होंने घटाई, लगभग उसकी 2 गुना कैलोरी का सेवन करते हैं। अब सच ये है कि बहुत ज्यादा खाना खाकर आप आसानी से अधिकतर व्यायाम का नाश कर सकते हैं, और हम में से अधिकतर लोग करते भी हैं। व्यायाम ठीक अमीर होने जैसा है। आप सोचते हैं, मैंने मेहनत कर ली, अब मुझे एक स्वादिष्ट भोज का आनंद उठाना चाहिए। संपत्ति का मतलब उस स्वादिष्ट भोज को ठुकराना और कुल कैलोरी को घटाना है। यह कठिन है और इसके लिए आत्मनियंत्रण चाहिए, लेकिन ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं और क्या चुनते हैं, इन दोनों के बीच एक अंतर निर्मित हो जाता है और समय के साथ आपको लाभ देता है। हम में से अधिकतर लोगों के लिए समस्या यह है कि अमीर आदर्श व्यक्ति ढूंढना आसान है, समृद्ध आदर्श ढूंढना कठिन है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार उनकी सफलता छिपी रहती है। हाँ, ऐसे समृद्ध लोग भी हैं जो काफी पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उन मामलों में भी हम जो देखते हैं वो उनकी अमीरी है, संपत्ति नहीं। हम देखते हैं कि वो कौन सी कारें खरीद रहे हैं और अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेज रहे हैं। हम उनकी बचत, रिटायरमेंट खाते या निवेश पोर्टफोलियो नहीं देखते। हम वो घर देखते हैं जो उन्होंने खरीदे, वो घर नहीं जो वो थोड़ा और जोर लगाकर खरीद सकते थे। मुझे लगता है यहां पर खतरा यह है कि अधिकतर लोग अपने मन में समृद्ध होने की कामना रखते हैं।
वो आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं जो आपको उस फाइनेंशियल एसेट से मिलती है जो आपने खर्च नहीं की। लेकिन ये बात हमारे अंदर इतनी गहराई से बसी हुई है कि पैसा होने का मतलब पैसा खर्च करना है कि हम उस नियंत्रण को देख ही नहीं पाते जो वास्तव में समृद्ध होने के लिए चाहिए। और क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते तो उससे कुछ सीखना भी कठिन है। लोग दूसरों का अनुसरण करके अच्छी तरह सीखते हैं, लेकिन संपत्ति का गुप्त स्वभाव दूसरों को देखकर उनके तौर तरीकों को सीखना मुश्किल बना देता है। रोनाल्ड रीड की मृत्यु के बाद वो बहुत से लोगों के वित्तीय आदर्श बन गए। मीडिया ने उनकी खूब प्रशंसा की और सोशल मीडिया पर भी उनके लिए काफी प्रेम दर्शाया गया। लेकिन जब वो जीवित थे तो किसी के वित्तीय आदर्श नहीं थे, क्योंकि उनकी संपत्ति की हर एक पाई छुपी हुई थी, उनसे भी जो उन्हें जानते थे। अब जरा सोचिए, अगर आपने कभी महान लेखकों की किताबें न पढ़ी हों तो खुद लिखना सीखना कितना कठिन होगा। कौन आपकी प्रेरणा होगा? किसकी आप प्रशंसा करेंगे? किसकी बारीकियों वाली सलाह को आप मानेंगे? ऐसे तो वो काम जो पहले से कठिन है और अधिक कठिन हो जाएगा। जो आप देख नहीं सकते उससे सीखना बहुत मुश्किल है, जिससे पता चलता है कि अधिकतर लोगों के लिए संपत्ति निर्मित करना इतना कठिन क्यों है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दिखने में भले ही मॉडेस्ट हों लेकिन वास्तव में समृद्ध हैं, और ऐसे लोगों से भी जो अमीर नजर आते हैं लेकिन दिवालिया होने की कगार पर हैं। और यह हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है जब आप दूसरों की सफलता को आंक रहे हों या फिर खुद अपना गोल सेट कर रहे हों। अगर संपत्ति वो है जिसे आप खर्च नहीं करते तो फिर उसके होने का फायदा ही क्या। चलिए, मैं आपको पैसे बचाने के लिए राजी करता हूं। धन संपत्ति की बचत करें। आपके नियंत्रण में सिर्फ एक ही कारक है और वो उसे उत्पन्न कर सकता है जो सबसे महत्वपूर्ण है ना अद्भुत। चलिए, मैं आपको पैसे बचाने के लिए राजी करता हूं। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन ये एक अजीब काम है ना? क्या पैसे बचाने के लिए लोगों को मनाना पड़ता है? मेरा मानना है हां, बहुत से लोगों को मनाना पड़ता है। एक नियत आय के बाद लोग मुख्यतः इन 3 समूहों में आते हैं। जो बचत करते हैं, जिन्हें नहीं लगता कि वो बचत कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें बचत की जरूरत ही नहीं। ये बाकी के 2 समूहों के लिए है। पहला विचार सरल लेकिन जो आसानी से अनदेखा हो जाता है, यह है कि संपत्ति निर्मित करने का संबंध आपकी आय या निवेश रिटर्न से कम और आपकी बचत दर से अधिक होता है। दक्षता की शक्ति के बारे में एक कहानी। सन 1970 में ऐसा लग रहा था कि विश्व में सारा तेल खत्म होने वाला है। हिसाब अधिक कठिन नहीं था। ग्लोबल इकोनॉमी में तेल की खपत बहुत अधिक थी। ग्लोबल इकोनॉमी विकसित हो रही थी और जितना तेल हम खुदाई करके निकाल सकते थे वो कम पड़ रहा था। शुक्र है कि तेल का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि हमें अधिक तेल मिल गया या फिर हमने बेहतर ढंग से तेल की खुदाई करना सीख लिया। तेल संकट पर विजय पाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमने ऐसी कारें, फैक्ट्रियां और घर बनाना शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में अधिक एनर्जी एफिशिएंट थे। यूनाइटेड स्टेट्स सन 1950 के मुकाबले अब प्रति डॉलर 60% कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों का औसत मील प्रति गैलन 1975 से अब तक दोगुना हो चुका है। सन 1989 की फोर्ड टॉरस सिडान का औसत 18 एमपीजी था। सन 2019 की शेवी सबर्बन, जो बहुत अधिक बड़ी है, उसका औसत 18.1 एमपीजी है। विश्व ने अपनी ऊर्जा संपत्ति, ऊर्जा को बढ़ाकर विकसित नहीं की, बल्कि अपनी ऊर्जा की खपत को घटाकर की। यूएस का तेल और गैस उत्पादन सन 1975 से 65% बढ़ चुका है, जबकि उस ऊर्जा के साथ हम जो कर सकते हैं, कंजर्वेशन और एफिशिएंसी, उसके दोगुना हो चुके हैं। इसलिए यह देखना आसान है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण रहा है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक ऊर्जा ढूंढना हमारे नियंत्रण के बाहर है और अनिश्चितता से घिरा हुआ है।
क्योंकि ये सही जियोलॉजी, ज्योग्राफी, मौसम और जियोपॉलिटिक्स के नाजुक मिश्रण पर निर्भर करता है। लेकिन जो ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं उसमें अधिक दक्ष होना हमारे नियंत्रण में है। एक हल्की कार खरीदना या फिर बाइक चलाना आपके हाथ में है और 100% रूप से दक्षता में सुधार ला सकता है। हमारे धन पर भी यही लागू होता है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको अमीर बना सकते हैं, लेकिन कोई निवेश कार्यनीति काम करेगी या नहीं, कब तक काम करेगी या मार्केट साथ देंगे या नहीं, यह हमेशा डाउटफुल रहता है। परिणाम अनिश्चितता से घिरे रहते हैं। व्यक्तिगत बचत और किफायती फाइनेंस का संरक्षण और एफिशिएंट संपत्ति के समीकरण के वो भाग हैं जो अधिक रूप से आपके नियंत्रण में हैं और भविष्य में भी 100% उतने ही प्रभावशाली होंगे जितने के आज हैं। अगर आप सोचते हैं कि संपत्ति विकसित करने के लिए और अधिक धन और निवेश प्रतिफल की आवश्यकता होगी, आप उतने ही निराशावादी बन जाएंगे जितने के सन 1970 में वो ऊर्जा के अंत में विश्वास करने वाले थे। आगे बढ़ने का पथ कठिन और आपके नियंत्रण से बाहर नजर आएगा। अगर आप इसे अपनी किफायत और एफिशिएंसी से संचालित होता देखेंगे तो आपको अपनी नियति साफ नजर आएगी। संपत्ति बस संचित अवशेष है जो आपके खर्च के बाद बचती है, और क्योंकि आप बिना ऊंची आय के भी संपत्ति विकसित कर सकते हैं, लेकिन बिना उच्च बचत दर के संपत्ति जोड़ने का कोई मौका नहीं रखते, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या अधिक महत्व रखता है। महत्वपूर्ण रूप से संपत्ति का मूल्य आपकी आवश्यकताओं के रिलेटिव है। मान लीजिए आपकी और मेरी शुद्ध संपत्ति बराबर है, और मान लीजिए कि आप मुझसे बेहतर निवेशक हैं। मैं 8% वार्षिक प्रतिफल कमा सकता हूं और आप 12% तक कमा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी संपत्ति को लेकर अधिक एफिशिएंट हूं। कहिए कि मुझे एक सुखी जीवन बिताने के लिए उसमें से बस आधे पैसों की जरूरत है, जबकि आपकी जीवन शैली आपकी बढ़ती संपत्ति के साथ उससे मेल खाती रहती है। मैं आपसे अधिक समृद्ध रहूंगा, बावजूद इसके कि मैं आपसे खराब निवेशक हूं। मुझे अपने निवेश से कम प्रतिफल के बावजूद अधिक लाभ मिलेगा। आय के लिए भी यही लागू होता है। कम संपत्ति के साथ खुश रहना सीखने से आप क्या चाहते हैं और आपके पास क्या है, उसके बीच का एक अंतर निर्मित हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपका वेतन बढ़ने से होता है, लेकिन उससे आसान तरीके से और आपके अधिक नियंत्रण में। एक उच्च बचत आय का मतलब ये भी है कि आपका खर्च सामान्य से कम होगा, और कम खर्च का मतलब है कि आपकी बचत अधिक होगी तब की तुलना में जब आप अधिक पैसा खर्च करें। अब इसे इस संदर्भ में समझिए कि वार्षिक निवेश के 0.1% बेहतर प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए कितना समय और प्रयत्न लगता है। लाखों घंटों का अनुसंधान, व्यवसायियों द्वारा करोड़ों डॉलर का प्रयास, और यह समझना बहुत ही आसान है कि प्रभावी रूप से क्या अधिक महत्वपूर्ण और अनुकरण करने योग्य है। ऐसे भी पेशेवर निवेशक हैं जो सप्ताह में 80 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं ताकि 1% का 10वां हिस्सा अपने प्रतिफल में जोड़ सकें, जबकि उनके वित्त में 2 या 3% ऐसे हैं जो जीवन शैली के कारण हैं और कम प्रयास से काबू में किए जा सकते हैं। बड़े निवेश प्रतिफल और अच्छी आय अद्भुत हैं जब उन्हें प्राप्त किया जा सके, और कुछ लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये तथ्य के फाइनेंस इक्वेशन के एक ओर इतना अधिक प्रयत्न और दूसरी ओर बहुत कम अधिकतर लोगों के लिए एक अवसर है। आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपको बस वो चाहिए जो आपके अहंकार के नीचे हो। मूलभूत चीजों की आवश्यकता सबको होती है। जब वो पूरी हो जाती है, आरामदेह मूलभूत आवश्यकताओं का एक और स्तर होता है, और उसके बाद वो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो आरामदेह, मनोरंजक और शिक्षात्मक भी हों। लेकिन मटीरियलिज्म के एक स्तर से आगे बढ़कर खर्च करना आपकी आय की ओर पहुंचते आपके अहंकार को प्रतिबिंबित करता है। पैसे खर्च करने का वो तरीका जिससे लोगों को ये पता चल सके कि आपके पास पैसा है या था। इसे इस नजर से देखिए, और बचत को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली उपाय आय को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। जब आप
बचत को अपनी आय और अहंकार के बीच के अंतर के रूप में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छी आय वाले इतने लोग आखिर ज्यादा बचत क्यों नहीं कर पाते। स्वाभाविकता के विरुद्ध ये एक दिन प्रतिदिन का संघर्ष बन जाता है, जिसमें आप दूसरों का मुकाबला करने के लिए अपनी चादर से बाहर पैर फैलाते रहते हैं। वो लोग जिनकी व्यक्तिगत वित्तीय सफलता चिरस्थायी होती है, जरूरी नहीं कि उनकी आय अधिक ऊंची हो। उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः लोगों की बचत करने की क्षमता जितना वो सोचते हैं उससे कहीं अधिक उनके नियंत्रण में होती है। कम खर्च करके बचत की जा सकती है। अगर आपकी कामनाएं कम हो तो आप पैसा भी कम खर्च करेंगे, और आपकी कामनाएं कम रहेंगी अगर आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि मैंने इस किताब में तर्क किया है, धन संपत्ति फाइनेंस से अधिक साइकोलॉजी पर निर्भर करती है, और आपको बचत करने के लिए किसी खास कारण की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग घर के डाउन पेमेंट, नई कार या रिटायरमेंट के लिए बचत करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है वाकई, लेकिन बचत करने के लिए हमें किसी विशेष वस्तु को खरीदने के उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ बचत करने के उद्देश्य से बचत कर सकते हैं, और वास्तव में आपको ऐसा करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बचत करने का मतलब एक प्रिडिक्टेबल संसार में बनता है, लेकिन हमारा संसार ऐसा नहीं है। बचत सबसे खराब क्षण में आपको भौचक्का कर देने वाली जीवन की इनएविटेबल क्षमता के विरुद्ध एक ढाल है। बचत का एक और लाभ जो खर्च करने के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, वो हमने पिछले अध्याय में देखा। अपने समय पर नियंत्रण प्राप्त करना। पैसा जिस प्रत्यक्ष सामान को खरीद सकता है उसे सभी जानते हैं। अप्रत्यक्ष पहलू को समझना कठिन है, इसीलिए ये अक्सर अज्ञात रह जाता है। लेकिन संपत्ति के अप्रत्यक्ष लाभ हमारे सुख को बढ़ाने में कहीं अधिक मूल्यवान और सक्षम सिद्ध हो सकते हैं, बजाय उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के जो हमारी बचत का स्पष्ट रूप से लक्ष्य होती है। खर्च करने के उद्देश्य के बगैर की गई बचत आपको विकल्प और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ प्रतीक्षा करने की क्षमता और सही विकल्प दबोचने का अवसर प्रदान करती है। यह आपको सोचने के लिए समय देती है। यह आपको अपनी खुद की शर्तों पर रास्ता बदलने की क्षमता देती है। बचत का हर छोटा भाग भविष्य के एक बिंदु को अधिकृत करके उसे अपने आप को देने जैसा है, जिसका मालिक कोई और हो सकता था। ये फ्लेक्सिबिलिटी और अपने समय पर नियंत्रण संपत्ति के एक अदृश्य रिटर्न के समान है। बैंक में नकद पर कितना प्रतिफल होता है जो आपको करियर बदलने, जल्दी से रिटायर होने या फिर चिंता से मुक्ति प्रदान करता है? मैं कहूंगा कि यह बेहिसाब है। ये दो कारणों से बेहिसाब है। यह इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है कि हम इसका मूल्य नहीं लगा सकते, लेकिन यह वस्तुतः भी बेहिसाब है। हम ब्याज दरों की तरह इसका हिसाब नहीं लगा सकते, और जिसे हम नाप नहीं सकते उसे अनदेखा कर देते हैं। जब आपके समय पर नियंत्रण नहीं होता, आपको अपनी ओर आने वाले हर दुर्भाग्य को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपके पास अच्छे अवसरों के खुद आपकी ओर चलकर आने का समय होगा। यह आपकी बचत का एक हिडन रिटर्न है। बैंक में हुई बचत जो 0% ब्याज देती है, एक असाधारण प्रतिफल उत्पन्न कर सकती है अगर वो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करे जिससे आप कम आय लेकिन उद्देश्यपूर्ण रोजगार चुन सकें, या फिर निवेश अवसरों के लिए प्रतीक्षा कर सकें जब फ्लेक्सिबिलिटी रहित लोग बेचैन हो जाते हैं। और वो अदृश्य प्रतिफल बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। विश्व पहले अत्यधिक स्थानीय हुआ करता था। इतिहासकार रॉबर्ट गार्डन के अनुसार कुछ 100 वर्षों पहले तक 75% अमेरिकियों के पास न तो टेलीफोन थे और न ही नियमित मेल सेवा। इसके कारण प्रतिस्पर्धा अत्यधिक स्थानीय हुआ करती थी। औसत बुद्धिमत्ता वाला कोई कर्मी अपने कस्बे में सर्वश्रेष्ठ हो सकता था, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझा भी जाता था, क्योंकि उन्हें
दूसरे कस्बे में किसी अधिक होशियार कर्मी के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता था। ये अब बदल चुका है। एक अत्यधिक संयुक्त विश्व का मतलब है कि वो प्रतिभा का सागर जिसमें आप प्रतियोगिता करते हैं, वो आपके कस्बे में सैकड़ों और हजारों से विश्व भर में फैले लाखों करोड़ों में पहुंच चुका है। ये विशेषकर उन रोजगारों के लिए एकदम सच है जो आपकी मांसपेशियों के बजाय आपके दिमाग पर निर्भर करते हैं। टीचिंग, मार्केटिंग, विश्लेषण, कंसल्टिंग, लेखांकन, प्रोग्रामिंग, पत्रकारिता और यहां तक के औषधि भी वैश्विक प्रतिभा सागर में स्पर्धा करते हैं। और अधिक क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आते जाएंगे जैसे जैसे डिजिटाइजेशन वैश्विक सीमाओं को मिटाता जाएगा, जैसे सॉफ्टवेयर विश्व को खा रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क एंडरसन ने कुछ इस तरह से इसका वर्णन किया है, जैसे जैसे आपकी प्रतिस्पर्धा की सीमा विस्तृत होती जा रही है, एक प्रश्न जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है, मैं कैसे दूसरों से बेहतर हूं, मैं होशियार हूं। इस सवाल का एक बहुत ही खराब जवाब है, क्योंकि दुनिया में बहुत से होशियार लोग हैं। प्रतिवर्ष लगभग 600 लोग सैट्स में सफल होते हैं, अन्य 7000 लगभग उसके नजदीक आते हैं। एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां विजेताओं को सब कुछ मिलता है, ये लोग आपके सीधे प्रतिद्वंदी हैं। बुद्धिमत्ता इस विश्व में इतना रिलायबल लाभ नहीं है जो इतना जुड़ चुका है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है। एक ऐसे विश्व में जहां बुद्धिमत्ता अत्यधिक संयुक्त है और बहुत से पुराने तकनीकी कौशल ऑटोमेट हो चुके हैं, कॉम्पिटिटिव लाभ सूक्ष्म और व्यवहार कुशल को मिलता है, जैसे कम्युनिकेशन, संवेदना और शायद सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा कर सकते हैं, अपने करियर में भी और निवेश में भी। आपके लिए आवश्यकता अनुसार एक नया कौशल सीखने की संभावना अधिक होगी। आपके मन में उन प्रतिद्वंदियों के साथ होड़ करने की चाह कम होगी जो वो कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते, और आपके पास अपनी खुद की गति के अनुसार अपनी अभिलाषा और स्थान ढूंढने की अधिक छूट होगी। आप एक नई दिनचर्या, एक धीमी गति ढूंढ सकेंगे और जीवन के बारे में अलग धारणाओं के साथ सोच पाएंगे। इन सब चीजों को कर पाने की क्षमता, जब अधिकतर अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी कई चीजों में से एक है जो आपको एक ऐसे संसार में यूनिकनेस प्रदान करेगी जहां बुद्धिमत्ता अब तक सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है। अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण होना विश्व की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक बनता जा रहा है। इसीलिए अधिकतर लोग बचत कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। आप जानते हैं उन्हें और क्या करना चाहिए? इतना अधिक तर्कशील होना छोड़ देना चाहिए। मैं बताता हूं ऐसा क्यों। रीजनेबल, रेशनल। अधिक यथोचित होने का उद्देश्य रूखेपन से तर्कसंगत होने के प्रयास से बेहतर कार्य करता है। आप कोई स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान हैं, एक पेचीदा भावुक इंसान। यह समझने में मुझे जरा सा समय लगा, लेकिन जब समझ में आया तो मैं जान गया कि यह फाइनेंस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इसके साथ एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अनदेखी रह जाती है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय रूखेपन से रेशनल होने का उद्देश्य न रखें। सिर्फ पर्याप्त रूप से रीजनेबल होने का प्रयत्न करें। रीजनेबल अधिक वास्तविक है, अधिक रियलिस्टिक है, और इसका आप लॉन्ग रन तक अनुसरण कर सकते हैं, जो मनी मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझाने के लिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसने मलेरिया का इलाज सिफिलिस से करने की कोशिश की। जूलियस वैगनर जॉरेग 19वीं सदी के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनके पास दो यूनिक कौशल थे। वो पैटर्न को पहचानने में बहुत अच्छे थे और जिसे दूसरे मूर्खतापूर्ण समझते थे वो उसे बोल्ड कहते थे। उनकी विशेषता सीवियर न्यूरोफिलिस के मरीज थे, जो उस समय एक जानलेवा रोग हुआ करता था जिसका कोई भी ज्ञात इलाज नहीं था। उन्होंने एक पैटर्न देखना शुरू किया। सिफिलिस के वो मरीज जिन्हें किसी अन्य अनरिलेटेड बीमारी के कारण लंबे समय तक फीवर भी आता था, वो ठीक हो जाते थे।
वैगनर जॉरिग ने अनुमान लगाया कि ये एक ऐसे अंतर्ज्ञान के कारण है जो सदियों से हमारे पास रहा है, लेकिन जिसे डॉक्टर भली भांति समझ नहीं पाए। फीवर शारीरिक इन्फेक्शन से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए वो इस लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे। 1900 के दशक की शुरुआत में वैगनर जॉरिग ने मरीजों को टाइफाइड, मलेरिया और स्मॉल पॉक्स के कम प्रबलता वाले इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इतना तेज बुखार आ गया जो उनके सिफिलिस को खत्म कर दे। यह उतना ही खतरनाक था जितना सुनाई पड़ता है। इस इलाज से उनके कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई। अंततः वो मलेरिया के एक वीक रूप के इंजेक्शन का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि कुछ दिन के भयंकर फीवर के बाद इसे कुनैन से ठीक किया जा सकता था। कुछ दुखद प्रयत्न त्रुटि विधि के बाद उनका परीक्षण काम करने लगा। वैगनर जॉरिग ने सूचित किया कि 10 में से 6 सिफिलिस मरीज मलेरियोथेरेपी से ठीक हो गए, 10 में से 3 मरीजों की तुलना में जिन्हें इलाज नहीं मिला था। उन्होंने सन 1927 में औषधि में नोबेल पुरस्कार जीता। अब संस्था के अनुसार वो मुख्य कार्य जो वैगनर जॉरिग ने अपने पूरे कार्यकाल में किया, वो फीवर को प्रवृत्त करके एक मानसिक रोग का इलाज करने का प्रयत्न था। शुक्र है पेनिसिलिन ने अंततः सिफिलिस के लिए मलेरियोथेरेपी को आउटडेटेड कर दिया, लेकिन वैगनर जॉरिग इतिहास में ऐसे एकमात्र डॉक्टर हैं जिन्होंने न सिर्फ संक्रमण से लड़ने में फीवर की भूमिका को पहचाना, बल्कि इसे उपचार के रूप में प्रिस्क्राइब भी किया। फीवर से लोग हमेशा से डरते आए हैं क्योंकि यह रहस्यमयी होता है। प्राचीन रोम के लोग देवी फेब्रिस की पूजा किया करते थे, जो लोगों की फीवर से रक्षा करती थीं। उन्हें मनाने के लिए मंदिरों में तावीज रखे जाते थे, इस उम्मीद के साथ कि फीवर से बचा जा सके। लेकिन वैगनर जॉरिग ने कुछ और ही पाया। फीवर एक्सीडेंटल उपद्रव नहीं है, वो बॉडी की रिकवरी में अहम भूमिका निभाता है। संक्रमण से लड़ने में फीवर की उपयोगिता का अब हमारे पास बेहतर और अधिक वैज्ञानिक प्रमाण है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि से भी कुछ वायरस की प्रतिकृति दर 200 गुना कम हो जाती है। एक NIH लेख के अनुसार अनेकों जांचकर्ताओं ने पाया है कि वो मरीज जिन्हें ज्वर आता है उनके नतीजे बेहतर होते हैं। सिएटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की वेबसाइट पर माता पिता को शिक्षित करने के लिए एक सेक्शन है जिससे वो अपने बच्चों के शरीर के तापमान के थोड़ा सा बढ़ने पर घबराए नहीं। फीवर शरीर के इम्यून सिस्टम को चालू कर देता है। वो शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। 100 से 104 फ़ारेनहाइट तक का बुखार बीमार बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहां आकर वास्तविकता विज्ञान के आड़े आ जाती है। फीवर को पूरे विश्व भर में खराब माना जाता है। टाइलेनॉल जैसी दवाइयां देकर फीवर के आते ही उसे कम करने की कोशिश की जाती है। लाखों वर्षों की इवोल्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म के बावजूद कोई भी माता पिता, मरीज, कुछ डॉक्टर और कोई भी दवाई की कंपनी फीवर को दुर्गति के अलावा किसी और रूप में नहीं देखते, जिससे हर हाल में छुटकारा पाना जरूरी है। ये विचार ज्ञात विज्ञान के साथ मेल नहीं खाते। एक स्टडी बिल्कुल ब्लंट थी। ICU में फीवर का इलाज सामान्य है और संभवतः एविडेंस बेस अभ्यास के बजाय हठ धर्मिता से संबंध रखता है। सेंटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के निदेशक हॉवर्ड मार्कल ने एक बार फीवर के भय के बारे में कहा था, ये सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो उतनी ही तेजी से फैलती हैं जितना उनके पीछे के इन्फेक्शियस रोग। ऐसा क्यों है? अगर फीवर लाभदायक होता है, हम यूनिवर्सली उससे लड़ते क्यों हैं? मुझे नहीं लगता कि यह समझना कॉम्प्लिकेटेड है। फीवर कष्टदायक होता है और लोग कष्ट नहीं झेलना चाहते, बस इतना ही। एक डॉक्टर का उद्देश्य सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं होता, बल्कि मरीज के लिए जो रीजनेबल और टॉलरेबल हो, उसकी सीमाओं के अनुसार बीमारी का इलाज करना होता है। संक्रमण का मुकाबला करने में फीवर से थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन वो काफी तकलीफ भी पहुंचाता है, और मैं डॉक्टर के पास इसलिए जाता हूं कि यह तकलीफ कम हो। कंबल के अंदर ठिठुरते हुए मैं ऐसे किसी शोध की परवाह नहीं कर सकता
अगर आपके पास ऐसी कोई गोली है जो इस बुखार को कम कर सके तो फौरन दे दीजिए। अगर आपको कोई संक्रमण है तो फीवर आने की चाह रखना रेशनल हो सकता है लेकिन रीजनेबल नहीं। इस फिलॉसफी के रीजनेबल होने के बजाय रेशनल होने का प्रयास करना कोई संपत्ति संबंधी निर्णय लेते समय अधिक से अधिक लोगों को ध्यान में रखना चाहिए।